हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप अप अकेडमी का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और जब आपका मन हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। और आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो स्टेप अप अकेडमी की, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। और वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट फॉर ऑल सारे सब्जेक्ट्स की फॉर क्लासेस 6 to 12। जी हाँ, 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले क्लास 7th का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, तो वेस्ट वाटर स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है? वेस्ट वाटर स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम इस पूरे चैप्टर में वेस्ट वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमको पता है वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना। हमारे लिए क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, राइट। तो वेस्ट वाटर स्टोरी क्यों, व्हाई नॉट वाटर? तो इसलिए क्योंकि वाटर तो पता ही है। अब जो वेस्ट वाटर है उसको हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट वाटर जो है उससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। ओके, इसलिए है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो हम पूरे चैप्टर में सिर्फ वेस्ट वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। वाटर के बारे में तो हमको पता है, बट हम किसके बारे में बात करेंगे? वेस्ट वाटर। जो वाटर कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, उसको हम कैसे। अब वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर वो होता है जो हम अपने घर से, हमारे पानी निकलता है, ठीक है, जो यूज्ड वाटर होता है वो घर से, हॉस्पिटल से, शॉप से, मॉल से, इंडस्ट्री से जो गंदा पानी, पोल्यूटेड वाटर निकलता है उसे हम वेस्ट वाटर बोलते हैं। ओके, ऑन 22nd of March वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड वाटर डे। 22nd मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। All of us use water in our homes and make it dirty। हम घर में पानी यूज करते हैं और वाटर को क्या कर देते हैं? डर्टी, पोल्यूट कर देते हैं। Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. It is called waste water। तो जो भी वाटर हमारे घर से निकलता है, ठीक है, वाटर कैसा? रिच इन लेदर, मिक्स्ड विथ ऑयल। लेदर मतलब जो साबुन से मिक्स्ड वाटर होता है ना, जब हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो वाटर में कैसा फोम बबल्स टाइप उठ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज लेदर। ओके, ऑयल भी क्या करते हैं घर पे? ऑयल जो है वो हम क्या पानी के साथ बहा देते हैं। ओके, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सिंक। कहाँ से जाता है ये पानी? ये पानी जाता है सिंक से, जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, शॉवर, टॉयलेट, लॉन्ड्री से। ओके, और इसके कारण वाटर जो होता है वो डर्टी हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट। अब ये जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, इसको हमें क्या वेस्ट नहीं करना है, अब हमको इसको साफ करके यूज करना है, यूटिलाइज करना है। ओके, clean water that is fit for use is unfortunately not available to all। okay, clean water जो है, जो fit है, ठीक है, जिसको हमको पीना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए, ऐसा पानी सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। ओके, 1 billion of people have no access to safe drinking water। दुनिया में जो 1 बिलियन लोग हैं ना, उनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, मतलब उनके पास साफ पानी है ही नहीं। ओके, दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस एंड इवन डेथ। अब उनके पास साफ पानी नहीं है, तो जो पानी है वो उसको ही कैसे भी फिल्टर करके, जो भी चीज़ हो, या फिर नहीं भी हो तो वो वैसे पॉल्यूटेड वाटर को ही क्या कर लेंगे? कंज्यूम करेंगे। ओके, इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण बहुत सारी वाटर रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं, जैसे कि
टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब ये बीमारियों के साथ साथ क्या हो जाता है, बीमारियों के साथ साथ लोगों की डेथ भी हो रही है। People, even children, walk for several kilometers to collect clean water. जो लोग होते हैं उनको बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है क्लीन वाटर कलेक्ट करने के लिए, साफ पानी के लिए। ओके, उनके पास एक्सेस नहीं होता है साफ पानी का, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है क्लीन वाटर की, तो क्लीन वाटर के सर्च में उन्हें बहुत दूर दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है। ओके, नाउ the increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. Okay? जो स्कैरसिटी हो रही है फ्रेश वाटर की, क्यों हो रही है? अब ये फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर मतलब दो टाइप के वाटर होते हैं, फ्रेश एंड मरीन। ओके, मरीन वाटर आपको समझ में आ रहा होगा, जो सी ओशन को बोलते हैं, इसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो नमकीन वाटर पानी होता है ना। और वहीं फ्रेश वाटर जो होता है वो नमकीन नहीं होता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, इन सब से हमको मिलता है। अब ये जो ओशन वाटर है, सी वाटर है, मरीन वाटर है, उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, बट फ्रेश वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्रेश वाटर की क्या हो रही है? स्कैरसिटी हो रही है। मतलब क्या? फ्रेश वाटर जो है उसमें कमी आ रही है। तो क्यों कम हो रहा है ये? इसलिए कम हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं बहुत सारी, और क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, और हम वाटर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे मैनेज करें, उसको कैसे यूज़ करें, वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करें, तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे। इसके कारण क्या हो रहा है? फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। स्कैरसिटी मतलब फ्रेश वाटर जो है उसका जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। ठीक है। The General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के टाइम पे 2005 और 2015, ये एक डिकेड हो गया, मतलब 10 ईयर्स हो गया ना, 5 to 15। ओके, तो 10 साल को हम क्या बोलते हैं? डिकेड। तो ये जो ईयर था, ये जो पीरियड था, ये जो डिकेड था, इसको क्या, किस लिए डेडिकेट किया गया? इसको डेडिकेट किया इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ओके, कि हमें WHO ने सोचा, जो यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली हुई थी उसमें ये बताया गया कि भाई वाटर जो है वो ज़िंदगी है ना, उसी से ज़िंदगी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब वाटर पे डिपेंडेंट है। तो हमें वाटर को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हमको यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो थी वो बताई गई थी। और ये जो डिकेड था 2005 टू 2015, उसको प्रॉपरली क्या डेडिकेट करा था? वाटर फॉर लाइफ के लिए। ठीक है, कि हम वाटर रिसोर्सेज कैसे बढ़ा सकते हैं, वाटर को हम कैसे प्रिजर्व मतलब प्रिजर्व नहीं, बट वाटर को हम कैसे सब तक अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें थी। चलिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड। ओके, क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर से, पानी से हम पॉल्यूटेंट्स रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, वाटर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी कचरा वचरा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको रिमूव कर रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं? कब रिमूव कर रहे हैं? जब ये वाटर बॉडी या फिर हम इसको रीयूज़ कर रहे हैं। ओके, पानी को जब हम रीयूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वाटर को रीयूज़ कर रहे हैं, मतलब वाटर को एक बार यूज़ कर चुके हैं, उसको वापस से यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों के पहले हमें वाटर को क्या करना है? ट्रीट करना है, क्लीन करना है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीनिंग ऑफ वाटर। मतलब हम उसमें से पॉल्यूटेंट्स को हटा रहे हैं ताकि हम उसको वाटर बॉडीज़ में, या वाटर बॉडी मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, उधर ड्रेन कर सकें, या फिर हम उसको रीयूज़ कर सकें। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। ओके, जो यूज्ड वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसकी सफाई को हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। ये काफ़ी सारी स्टेजेस में होता है। ओके,
व्हाट इज सीवेज? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। बहुत सारी स्टेप्स में होता है, ये हमें पता है। सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू हम वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करते हैं। बट सीवेज होता क्या है? सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज जो है वो वेस्ट वाटर है। क्या है? वेस्ट वाटर। और ये रिलीज कहाँ होता है? ये हमारे घर से रिलीज होता है, हॉस्पिटल से रिलीज होता है, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, सब जगह से जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है वो सब मिलके क्या बनता है? सीवेज बनता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन टू द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन। जब बहुत बारिश हो जाती है तो बारिश के टाइम पे हम क्या देखते हैं? पानी बहता चला जाता है ना, जिस साइड भी स्लोप होगा वाटर उस तरफ बहता चला जाएगा। तो उसको भी क्या बोलते हैं हम? सीवेज में भी, सीवेज में ये जो वाटर है, ये जो पानी है वो भी इंक्लूडेड होता है। The water that washes off road and rooftops carries harmful substances with it. Okay? वाटर जो सड़कों में बहता है, जो छतों से आता है, उसमें भी काफी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज जो है वो क्या है? लिक्विड वेस्ट है। क्या है वो? लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। सीवेज जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सीवेज है क्या? लिक्विड वेस्ट है, तो वो क्या है? पानी। ओके? पानी में कुछ चीजें डिसॉल्व रहती हैं और कुछ इम्प्योरिटी सस्पेंडेड रहती है। डिसॉल्व मतलब पानी में मिक्स हो जाती है, जैसे पानी में नमक मिक्स हो जाता है ना, घुल जाता है, तो वैसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं। और वहीं कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रहती है। सस्पेंडेड मतलब जो पानी में बहती रहती है, जो पानी में मिक्स नहीं होती। ओके? अगर हम पत्ती डालेंगे, फूल डालेंगे, तो ये पानी में मिक्स थोड़ी होगी, पानी में क्या रहेगी? सस्पेंडेड रहेंगी। तो ये क्या होती है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। What is sewage? Sewage is complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease-causing bacteria and other microbes. सीवेज जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। सीवेज जो है मिक्सचर है, काय का मिक्सचर है? वो मिक्सचर है सस्पेंडेड सॉलिड्स। सॉलिड्स जो सस्पेंडेड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पानी में। कैसे सॉलिड्स? आपने देखा होगा कि अगर आप लेक वगैरह जाते हो, ओके, तो लोग इतने, क्या बताऊं, ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे और पानी में डाल देंगे, है ना? तो वो क्या होता है? सॉलिड। जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी तो जो बॉटल है वो पानी में डाल दी, है ना, फेंक दी, तो ये क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक मतलब जो भी चीजें प्लांट्स की वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वो सब चीजें क्या होती है? ऑर्गेनिक होती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स। न्यूट्रिएंट्स पता है, ये सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग पे क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और बहुत सारे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और माइक्रोब्स भी होते हैं। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। चलिए अब इसमें और क्या आता है वो हम देख लेते हैं। इम्प्यूरिटीज की अब हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, ह्यूमन फीसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट। ओके? ह्यूमन फीसेस, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, एनिमल डंग, ह्यूमन डंग, डंग तो नहीं, एक्सक्रीटा, ओके, एनिमल डंग, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, जो भी चीज एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट से जनरेट हो रही है, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। ओके? इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या आ गया? नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स में आ गया फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में आ गया सच एज विब्रियो कॉलेरा विच कॉजेस कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा एक तरीका बैक्टीरिया है जो कॉलेरा बीमारी कॉज करता है। कॉलेरा में क्या होता है? लूज मोशन, डायरिया, डायरिया होता है। ओके? एंड सल्मोनेला पैराटाइफी विच कॉजेस टाइफाइड। ओके? अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोअन्स विच कॉजेस डिसेंट्री। अब क्या होता है? दूसरे प्रोटोजोअन्स भी होते हैं, प्रोटोजोआस भी होते हैं जो क्या कॉज करते हैं? डिसेंट्री कॉज करते हैं। ओके? डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? डायरिया होता है मिक्स्ड विथ म्यूकस एंड ब्लड, दैट इज नोन एज डिसेंट्री। डायरिया इज सिंपल डायरिया, लूज मोशन। डिसेंट्री मतलब लूज मोशन के साथ क्या हो रहा है? ब्लड म्यूकस भी पास हो रहा है। नाउ sewers and sewerage. Okay? The large and small pipes which carry
ओके क्या हेडिंग है, वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। ओके वाटर को हम कैसे फ्रेशन अप करेंगे, एक ये बहुत अच्छी जर्नी है। चलिए देखते हैं। सीवर्स एंड सीवरेज, द लार्ज एंड स्मॉल पाइप्स व्हिच कैरी सीवेज वाटर आर नोन एज सीवर्स। ओके जो लार्ज पाइप होते हैं ना, ये तो हमने देखे हैं, ये जो लार्ज पाइप होते हैं वो सीवेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसमें लिक्विड फ्लो होता है लार्ज पाइप में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवर्स। क्या बोलते हैं, सीवर्स। ये दिख रहा है आपको, ये है। ओके नाउ द नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ दिस सीवर इज नोन एज सीवरेज। अब ये जो पाइप है, ऐसा तो है नहीं कि लंबा से हमने पाइप डाल दिया है ना, पाइप जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। ओके वो पाइप जो है, सीवर जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सीवरेज। इसको हम क्या बोलते हैं, सीवरेज। The sewerage is a transport system that carries the sewage water from the point where it is produced to the point where it is disposed. Sewerage जो होता है वो सीवेज को ट्रांसपोर्ट करता है, सीवेज जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहाँ तक, और सीवेज को जहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ पे उसको डिस्पोज करना है, जहाँ पे उसको खाली करना है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ तक ये जो सीवरेज होता है ये लेके जाता है। सीवरेज क्या है, सीवेज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ओके जो सीवेज को जहां से वो बन रहा है वहां से लेके वो जाता है जहां पे उसको डिस्पोज हमें करना है। नाउ द पॉइंट where the sewage is disposed is known as a treatment plant. अब जहाँ पे सीवेज को डिस्पोज करते हैं, जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे सीवेज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैसा ट्रीटमेंट, जैसे हमको डॉक्टर से मिलता है, जी हाँ वैसा ही, बट ये ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम वाटर से इम्प्यूरिटीज को अलग करते हैं। ठीक है, वाटर को हम फ्रेशन अप करते हैं, जैसे लिखा है वाटर को हम क्लीन करते हैं। द सीवरेज कंसिस्ट ऑफ मैनहोल्स एट एवरी 50 to 60 मीटर्स। ओके ये जो सीवरेज सिस्टम होता है ना, जो एक पाइप दूसरे पाइप से कनेक्टेड है, ये पूरे सिस्टम में मैन होल्स बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा कि ऐसे पिट्स बने रहते हैं, मैन होल्स बने रहते हैं। इससे कोई भी आदमी जाके देख सकता है कि क्यों प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो ब्लॉकेज आ गया है, तो ये मैन होल्स बने हुए होते हैं। Okay, these manholes are installed at the junction where two or more sewers intersect or change their direction. Okay, ये manholes कहाँ बने होते हैं, ये manholes वहाँ पर बने होते हैं जहाँ पे एक से दो नहीं, जहाँ पे दो जो सीवर्स है, पाइप है, वो कनेक्टेड हैं या अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, टर्न ले ले रहे हैं। ओके तो वहाँ पे ये मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 13.4 की। क्या करना है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। हम पॉल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं वो एक्टिविटी में दिया गया है। चलिए देखते हैं। फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। हमें एक लार्ज ग्लास जार लेना है, हमें कांच का बड़ा जार लेना है और उसको 3/4 पानी से भरना है। ठीक है, थोड़ा सा 1/4 ऊपर का खाली रहे, बाकी आधे से ज़्यादा पानी हमें उसमें भरना है। एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर लिखा है मतलब कि जो वेस्ट एनिमल प्लांट्स ह्यूमन से जनरेट हुआ है। अब एनिमल और ह्यूमन्स के तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, पत्तियाँ वत्तियाँ यूज़ कर लेंगे, प्लांट्स की जो होती हैं वो। ग्रास पीस और ऑरेंज पील, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर। ओके हमने क्या लिया, हमने जार लिया, उसे हमने कांच का जार लिया बड़ा सा, उसमें हमने पानी भर दिया। अब पानी में हमने क्या डाल दिया, पानी में हमने डाल दिया पत्ती वगैरह हमने इसमें पानी में डाल दी। ओके और हमने क्या ऐड कर दिया, हमने इंक ऐड कर दी, और हमने क्या ऐड कर दिया, हमने डिटर्जेंट ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। ओके चलिए अब हमें क्या करना है, कैप द जार एंड शेक इट well and let the mixture stand in the sun for 2 days. अब हमें क्या करना है, इस जार को कैप करना है, बंद करना है और उसको शेक करना है, हिलाना है। ठीक है, और फिर हमें 2 दिन के लिए सन में छोड़ देना है। ठीक है, बाहर छोड़ देना है, ऐसी जगह छोड़ना है जहाँ पे उस पर सन रेज पड़ती रहे।
2 दिन के बाद आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब. ओके, अब हमें अगेन शेक करना है, 2 दिन के बाद फिर से इसको शेक करना है और थोड़ा सा सैंपल हमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. ठीक है, लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1. हाउ डज इट स्मेल? ओके, तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें से थोड़ा सा सैंपल किसमें डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. और इसको कैसे मेंशन करना है हमें? टेस्ट ट्यूब 1. चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं. यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द glass jar. Allow several hours for aeration. Leave the aerator attached overnight. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixer. You may have to stir it several times. ओके, एक्वेरियम में एरेटर आता है, उसको हमें यूज करना है ताकि क्या हो, बबल्स वगैरह आपको दिखते हैं एक्वेरियम में, तो वो किसके थ्रू होता है? एरेटर के थ्रू. तो वही एक्वेरियम से हमें एरेटर यूज करना है, और वो कहाँ यूज करना है? हमें ग्लास जार में. ठीक है, और ये हमें काफी घंटों तक करना है. ये एरेशन हमें काफी घंटों तक करना है. एरेटर को हमें रात भर के लिए अटैच्ड छोड़ देना है. इस जार में हमें रात भर के लिए एरेटर को अटैच छोड़ देना है. फिर क्या करना है? अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा? उसको हिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, स्टिर करते ना हम, वो करना पड़ेगा. ओके, चलिए नेक्स्ट. द नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट, पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, लेबल इट आफ्टर एरेशन सैंपल 2. ओके, अब जब दूसरा दिन हुआ, जब रात खत्म हो गई, सुबह हुई, तो हमने क्या किया? अगेन इसका सैंपल लिया और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हमने इसका सैंपल डाल दिया. ओके, फोल्ड अ पीस ऑफ, ये क्या था? एरेशन वाला, यहाँ पे लिख देते एरेशन. ओके, नाउ fold a piece of filter paper to form a cone. Wet the paper with a tap water and then insert the cone in a funnel. Mount the funnel on a support. चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं. 1 सेकेंड. बिफोर ट्रीटमेंट. ओके, नो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है कि हमें फिल्टर पेपर ले लेना है. केमिस्ट्री लैब आप गए होगे तो वहाँ पे आपने फिल्टर पेपर देखा होगा. हमें फिल्टर पेपर लेना है और कोन जो फनल होता है उस पे हमें फिल्टर पेपर को लगा देना है. ठीक है, उसको फोल्ड करके फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? फनल है. फनल के अंदर क्या लगा हुआ है? फिल्टर पेपर. और जो पेपर है उसको हमें टैप वाटर से, नल के पानी से गीला करके फिर फनल में उसको अटैच करना है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें फनल में ही बहुत सारी रेत डालनी, मिट्टी डालनी है. ठीक है, फाइन ग्रेवल मतलब पत्थर छोटे छोटे. फिर हमें डालना है फाइनली मीडियम ग्रेवल. ठीक है, छोटे से थोड़े बड़े पत्थर हमें उसमें डालने हैं. ओके, इतना हमें करना है. एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरी ये जो फिल्टर हमने यूज किया है, सैंड डाला है, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल जो हमने फनल में डाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? सैंड फिल्टर. क्या बोलते हैं? सैंड फिल्टर. ओके, पहले क्या होगा? रेत मिट्टी होगी, फिर क्या होगा? फाइन ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, फिर थोड़े बड़े पत्थर, मीडियम साइज पत्थर. ओके, अब क्या होता है? जब हम एक्चुअल में जो फिल्टरेशन प्लांट होते हैं उसमें फिल्टर पेपर यूज नहीं होता, क्योंकि ये जो सैंड बेड है ना, ये जो सैंड फिल्टर है, यही काफी बड़ा होता है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker. अब जो बीकर में बचा हुआ था उसको हमें वापस कहाँ डाल देना है? फनल. जो फनल हमने बनाया ना यहाँ पे, इसमें कहाँ चला गया? इधर हमें डाल देना है. ओके, इधर हमको ये बचा हुआ जो सैंपल था एरेटेड वाला, वो हमें इस फनल में, इस कोन में, इस केस में क्या है? ये फिल्टर पेपर में डाल देना है. Okay, now do not allow the liquid to spill over the filter. If the filtered liquid is not clear, filter it a few times till you get a clear water. अब हमको क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि पानी जो है वो इधर उधर ना फैले. ओके, अगर हमें क्लियर वाटर नहीं मिलता है
जो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये कलेक्शन हो रहा है नीचे ग्लास जार में, ओके, ग्लास जार से डाल रहे हो, नीचे कलेक्शन हो रहा है, तो हमें ये तब तक फिल्टर करना है जब तक हमें क्लियर वाटर ना मिल जाए, ओके। Pour a sample of the filtered water into a third test tube labeled filtered sample. जैसे ही हमें क्लियर वाटर मिल जाता है तो उसके बाद हमें थर्ड सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालना है और इसको नाम देना है क्या, फिल्टर्ड। थर्ड सैंपल को हमें क्या नाम देना है, फिल्टर्ड, ओके। यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, pour another sample of the filtered water in a fourth test tube, add a small piece of chlorine tablet. अब क्या होगा, फोर्थ टेस्ट ट्यूब लिया, ओके, उसमें हमने क्या कर डाला, फिल्टर्ड वाटर है हमारे पास, फिल्टर्ड वाटर को हमने किस में डाला था, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट हमने थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाला था। अब फिल्टर वाटर से ही थोड़ा सा पार्ट हमें कहाँ डालना है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में। अब फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमें ऐड करना है क्या, क्लोरीन टैबलेट। क्या हमें ऐड करना है, क्लोरीन टैबलेट। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर, लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें तब तक इसको मिक्स करना है जब तक हमें क्लियर वाटर ना मिल जाए, और इस सैंपल को हमने क्या नाम दिया है, क्लोरीनेटेड। क्या सैंपल है, क्लोरीनेटेड सैंपल। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम, ओके। अब हमें सारे टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है और टेस्ट नहीं करना है, बस स्मेल करना है, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए इस एक्टिविटी के बेस पे, उनको हमें आंसर करना है। व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ अ लिक्विड आफ्टर एरेशन, ओके। हमें ये बताना है कि क्या चेंज हमें देखने को मिला था जब एरेशन के बाद, यस, एरेशन के बाद हमें कलर में, अपीयरेंस में चेंज मिला था, क्योंकि एरेशन के कारण जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनको उन पे एक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें जो लिक्विड था उसमें चेंजेस ज़रूर मिला था। डिड एरेशन चेंज द ओडोर, ओके, एरेशन ने ज़्यादा कुछ ओडोर में कोई भी बदलाव नहीं लाए थे। What was removed by the sand filter? सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुआ था, सैंड फिल्टर से हमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, ओके, पत्ती वगैरह, ये सारी चीजें सैंड फिल्टर से रिमूव हो गई थी। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, यस। डिड क्लोरीन हैव एन ओडोर, यस, क्लोरीन की एक बहुत क्लोरीन की स्मेल होती है, डिफरेंट स्मेल होती है। वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ अ वेस्ट वाटर, वर्स देन तो नहीं होगी वेस्ट वाटर से, ओके, बट वो तब भी डिपेंड करता है कि क्लोरीन कैसा है और वेस्ट वाटर कितना प्योर है, कितना प्योर तो नहीं, कितना इम्प्योरिटीज उसमें है, तो उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्टिविटी 3.4 होती है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की। Treatment of wastewater involves physical, chemical and biological processes which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the wastewater. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। फिजिकल मतलब हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, राइट, एरेशन जैसे हो गया तो वो क्या हो गया, फिजिकल मूवमेंट में आ जाता है। केमिकल जैसे कि हमने केमिकल ऐड करा था तो ये क्या हो गया, केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गई। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम बैक्टीरियाज का यूज़ कर रहे हैं पानी को साफ करने के लिए, ओके। और यही सारी चीज़ें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या हटाती हैं, वो हटाती हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब जो वाटर को पोल्यूट कर रही है, वो सारी इम्प्योरिटीज़ को यही सारे प्रोसेसेस से हम हटाते हैं, ओके। ऐसा वेस्ट वाटर जो है वो ऐसे क्लीन होता है। Now, the physical and biological process involved in the treatment of wastewater are as follows. चलिए अब हम बात करते हैं कि जो physical and biological processes होता है वो कैसे होता है waste water treatment में। Separation of large objects from the waste water. अब waste water है उसमें बहुत large objects भी, जैसे मैंने बोला बॉटल है, आपने कुछ पॉलिथीन फेंक दी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये large objects है, तो इनको हटाना है। To remove the large objects like plastic bottles, napkins, racks, cans and sticks, the wastewater is first passed through a bar screen. तो ये जो large objects हैं जिसके examples यहाँ पे दिए गए हैं, plastic bottles, sticks,
कैंस वगैरह के, तो ये पहले कहाँ से जाते हैं, ये जाते हैं, इस वाटर को हम पास करते हैं किससे, बार स्क्रीन से। ये जो है ये बार स्क्रीन, इससे सिर्फ पानी पानी चला जाता है और जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप तो ये हुई, और ये कौन सी हुई, फिजिकल वाली। नाउ आफ्टर, अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ ग्रिट एंड सैंड पार्टिकल्स, जो मिट्टी होती है उसको अब हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, large objects, after the removal of large objects the waste water is sent to the grit and sand removal tank. ओके, अब वाटर को हम कहाँ भेजेंगे, एक टैंक में भेजेंगे, और वो टैंक में क्या हटता है, क्या रिमूव होता है, मिट्टी जो होती है, पत्थर जो होते हैं वो हटाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, टैंक है। कौन सा टैंक है ये, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ओके, in this tank the speed of the water is decreased so that the sand, dirt and pebbles to settle down. अब इसमें क्या होता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको स्लो डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, जैसे जो भी मिट्टी है वो नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, पेबल्स, पेबल्स मतलब पत्थर। ओके, तो पानी को अगर हम घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, मिट्टी भी साथ में घूमती रहेगी, इम्प्योरिटीज भी घूमती रहेगी। अगर पानी स्टिल रहेगा, ठीक है, उसको अगर हम मूव नहीं करवाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर है, तो उसमें जो मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ओके, तो यही चीज़ हम करने वाले हैं किसमें, सस्पेंडेड ग्रिट और सैंड पार्टिकल्स रिमूवल में। ओके, ये जो टैंक है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक जो है, इसमें जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी का जो मूवमेंट है वो कम कर देंगे। नाउ removal of solids, the water is now sent to the tank which is sloped in the center known as clarifier. अब हम वाटर को भेजेंगे कहाँ, क्लैरिफायर में। क्लैरिफायर एक ऐसा टैंक होता है जहाँ पे बीच में, सेंटर में उसकी स्लोप होती है, फिसलपट्टी टाइप स्लोप होती है। क्यों होती है, ये इसलिए होती है ताकि इससे सॉलिड्स को रिमूव करा जाए। कौन से सॉलिड्स, द स्लोप इन दिस टैंक अलाउज द सॉलिड लाइक फीसेस टू सेटल एट द बॉटम, दिस इज नोन एज स्लज। ओके, अब जो फीसेस मैटर है, ठीक है, फीसेस और सॉलिड जो है कहाँ भेजे गए हैं, ये पूरे पानी को हमने कहाँ भेजा है, हमने भेजा है एक टैंक में जिसे हम क्लैरिफायर बोलते हैं। क्लैरिफायर सेंटर से स्लोप उसमें बना हुआ होता है, पानी वहाँ पे जाता है, और इसके कारण, स्लोप के कारण क्या होता है कि फीसेस वगैरह जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। फीसेस जब नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो भी चीज़ इस टैंक में नीचे सेडिमेंट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। What is that known as? Sludge. Okay, this sludge is separated from the water with the help of scraper. अब वो स्क्रैपर यूज कर करके हम इस स्लज को पानी से निकाल देते हैं। ओके, क्या हुआ, पानी को हमने सबसे पहले बार स्क्रीन के थ्रू पास करा। ओके, तो जो लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स थे वो पीछे रह गए। अब पानी कहाँ जाता है, पानी जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में। ओके, और क्लैरिफायर में क्या होता है कि क्लैरिफायर में बीच में स्लोप होता है जिससे वाटर का मूवमेंट इन स्लोप की तरफ होता है, और ये स्लोप इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जो फीसेस हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए, वो नीचे की तरफ मूव हो जाए, और जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। फिर ये स्लज को स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव किया जाता है। ओके, चलिए, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, the skimmer removes certain other floatable substances such as the oil and the greases so that clarified water is obtained. अब क्या होता है, स्किमर होता है। अब सॉलिड्स अभी भी बचा है। अब सॉलिड कैसा है, अब ऑयल वगैरह के फॉर्म में सॉलिड है। पानी में ऑयल तो होता है क्योंकि किचन में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं ऑयल के तो ऑयल चला जाता है। ओके, तो वो ऑयल को भी अब हमें पानी से हटाना है, उसके लिए क्या होता है, स्किमर होते हैं। स्किमर जो है, अब पानी और ऑयल आप देखना कभी मिक्स नहीं होता है तो हम उसको हटा सकते हैं। ओके, स्किमर रिमूव्स फ्लोटेबल सब्सटेंसेस, जो पानी पे फ्लोट करते हैं। ओके, उनको हम हटा दें, जैसे कि ऑयल एंड ग्रीसेस, ताकि हमें और क्लियर पानी मिल सके। The sludge is then transferred to a separate tank in which the anaerobic bacteria decompose it to produce biogas. अब ये जो स्लज हमने स्क्रैपर से निकाला था उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे टैंक में जहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को
टैंक में डालते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इस टैंक में ये जो स्लज है, फीसेस जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो प्रेजेंट है, इसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, जिसके कारण क्या बनता है, बायोगैस बनती है। दिस गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये गैस जो है फ्यूल की तरह यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ओके, फिर हम बात करते हैं एरेटर। अब क्या यूज करेंगे हम, एरेटर। एज अ क्लैरिफाइड वाटर हैज टू बी क्लीन फर्दर, अब हमें फर्दर इस एरेटर, क्या जो क्लीन वाटर है, क्लैरिफाइड वाटर है, उसको फर्दर हमें क्लीन करना है। ठीक है, it is moved to the aerator which pumps air so that the aerobic bacteria grows. अब ये जो एरेटर है वहां पे पानी पहुंचता है, और ये एरेटर क्या करता है, एरेटर जो है वो एयर पंप करता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एरेटर है और ये क्या पंप कर रहा है, एयर पंप कर रहा है। एयर पंप करने से क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे, वो डेवलप होंगे। ओके, क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और डेवलप होंगे। This aerobic bacteria consumes the human waste, food waste, soap and other unwanted matter that are still found in the clarified water. अब अगर अभी भी कुछ चीज क्लैरिफाइड वाटर में प्रेजेंट है, जैसे कि अनवांटेड ऑर्गेनिक मैटर्स, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है उन पर ट्रीट करेंगी। ठीक है, उन पर फीड करेंगी, उनको कंज्यूम करेंगी। ओके, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, ये सारी चीज़ें अगर पानी में अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी मौजूद है, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको क्या करेंगी, डिकम्पोज करेंगी, खाएंगी। This water is then allowed to settle for several hours so that the waste material settle down in the tank as activated sludge. Okay, अब क्या होगा, अब जब ये एरेशन हो गया, एरेटर यूज कर लिया, एरेशन हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं, अब क्या होगा, इसको पानी को हम घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अलाउड टू सेटल फॉर सेवरल आवर्स, कुछ काफ़ी घंटों के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ताकि जो भी अगर कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है तो वो अगेन नीचे आ जाए। पानी को जब हम छोड़ देते हैं ऐसे ही बिना हिलाए डुलाए, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहाँ बैठ जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है। और जो चीज़ अब नीचे की तरफ बैठी है आफ्टर एरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, the water is then removed from the top by machine or sand drying bed as the activated sludge is about 97% water. ओके, अब सेटलिंग टैंक में क्या होता है, हमने सेटलिंग टैंक में क्या किया, पानी को कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, जो स्लज है वो नीचे बैठ गया। अब हम पानी को ऊपर ऊपर से रिमूव करेंगे, हम मिट्टी और जो स्लज है उसको नहीं हटाएंगे, हम पानी को हटाएंगे। पानी को हटाएंगे हम किससे, मशीन से और सैंड ड्राइंग बेड से। ठीक है, मशीन से हमने पानी को हटाया। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। अब जो स्लज है, जो स्लज नीचे था वो तो था ही, वो सूख गया। ठीक है, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वो सूख जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइड स्लज। और ये ड्राइड स्लज यूज होता है मैन्योर्स की तरह। मैन्योर्स क्या होता है, खाद तो सुना होगा आपने, जो किसान होते हैं जब वो फार्मिंग करते हैं, जब वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो वो खाद डालते हैं मिट्टी में। खाद क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें पता है पेड़ पौधों को उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। ओके, तो फार्मर्स मिट्टी में खाद डालते हैं ताकि खाद जो है वो प्लांट्स यूज कर सके। तो मैन्योर्स क्या है, खाद है। ओके, तो ये जो ड्राइड स्लज जो है इसको खाद की तरह यूज करते हैं, और ये क्या हो रहा है, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, कहाँ ऐड करें मैन्योर्स को, हम सॉइल में ऐड करें, मिट्टी में डाल रहे हैं, है ना। तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस हम पहुंचा दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे यही लिखा है, द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर, इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। ओके, अब ये जो ट्रीटेड वाटर है जिसको हमने ट्रीट कर लिया है, अब इसमें बहुत ही कम इम्प्योरिटीज बची हैं।
हमने काफ़ी अच्छे से इस पानी को साफ़ कर लिया है, तो इसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज़ बची है। ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं है, सस्पेंडेड मैटर जो है वो भी कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस कर चुके हैं हम। तो अब इस पानी को हम कहाँ ड्रेन कर सकते हैं? हम इसको ड्रेन कर सकते हैं सी में, समुद्र में, रिवर में, नदी में, या फिर हम इसको ग्राउंड में भी क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, चलिए, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब हम बात करते हैं कि वेस्ट वाटर को केमिकल ट्रीट कैसे किया जाता है। हमने फिजिकल देख लिया, हमने बायोलॉजिकल देख लिया, एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया का देखा हमने, तो वो क्या था? बायोलॉजिकल। अब केमिकल की बात करते हैं। समटाइम्स द वाटर में कंटेन हार्मफुल केमिकल्स इवन आफ्टर ट्रीटिंग इट फिजिकली एंड बायोलॉजिकली। कभी कभी क्या होता है कि पानी में हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे हम फिजिकली बायोलॉजिकल उनको ट्रीट कर चुके हैं तब भी। These chemicals are disinfected from the water by using disinfectants such as chlorine and ozone. ओके, अब ये जो केमिकल है इनको हटाना है तो हम वाटर को क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट करते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। कौन से डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं? क्लोरीन एंड ओजोन। ओके, ओजोन वही O3, right? Hence chlorine gas or ozone gas is often introduced in the water to purify it chemically. और इसलिए क्लोरीन और ओजोन को हम वाटर में ऐड करते हैं ताकि हम वाटर से जो केमिकल इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव कर सकें। ओके, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, केमिकल एंड ओजोन। नाउ, रोल ऑफ यूकैलिप्टस प्लांट इन क्लीनिंग वाटर। ओके, एक तरीके का प्लांट है, कौन सा है? यूकैलिप्टस। अब यूकैलिप्टस क्या होता है? यूकैलिप्टस जो होता है ना, यूकैलिप्टस जो होता है ना, वो एक ऐसा प्लांट होता है जो वेस्ट वाटर को जल्दी अब्जॉर्ब करके क्या करता है? वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ठीक है, वो वेस्ट वाटर अब्जॉर्ब करता है और वाटर को रिलीज करता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। अब पानी बारिश होते हुए दिखती है क्या? नहीं। हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? वे हमने शायद फॉरेस्ट में पढ़ा था, है ना? तो वो क्या करते हैं? वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करते हैं, भाप की तरह पानी को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, यूकैलिप्टस प्लांट जो है वो क्या करता है? वो पानी को, वाटर को अब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। द यूकैलिप्टस प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब द वाटर एट अ फास्टर रेट, जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब करता है, एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये कैसे रिलीज करता है? ये वाटर वेपर जो है वो प्योर होता है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो ये प्योर वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। Thus they act as a natural purifier. इसलिए यूकैलिप्टस जो प्लांट होता है वो क्या होता है? नेचुरल प्योरीफायर होता है। Due to this, it is suggested to plant eucalyptus trees along the sewage ponds. इसलिए सीवेज पॉन्ड्स के आजू बाजू बोला जाता है कि यूकैलिप्टस प्लांट को हमें लगाना चाहिए, ताकि यूकैलिप्टस प्लांट जो है वो वेस्ट वाटर को फास्टर रेट में अब्जॉर्ब करेगा, जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब करेगा और प्योर वाटर वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। ओके, अब वेस्ट वाटर स्टोरी तो हमने पढ़ ली कि वे क्या वाटर को कैसे प्योरीफाई करना है, कैसे प्योरीफाई होता है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि एज अ एक्टिव सिटीजन हमारे क्या रोल्स होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। चलिए, Why should we become an active citizen? हमें एक्टिव सिटीजन क्यों बनना है? The generation of waste is a natural part of the activities of human. जो वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, कचरा जो बन रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं, है ना? तो ह्यूमंस जो काम कर रहे हैं उसी कारण वेस्ट जनरेट हो रहा है। But we must reduce the type and quantity of waste that is produced in our household so that there is no such pressure on the WWTP, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, तो हमें यहाँ पे ये लिखा है कि हमें वेस्ट जनरेशन को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, थोड़ा कम वेस्ट जनरेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे इसका ज़्यादा असर ना पड़े, ज़्यादा लोड ना पड़े। ओके, ये जो
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बहुत लोड होता है, क्योंकि उसको हर तरह के वेस्ट को क्या करना है, निकालना है वाटर से। तो इसलिए हमें वेस्ट थोड़ा कम जनरेट करना चाहिए। हम कोशिश करें, हम ट्राई तो करें कि वेस्ट हम कम जनरेट करें, जिससे ये जो WWTP है इस पर लोड कम पड़े। ओके, द सीवेज इज ऑफेंसिव इन स्मेल ड्यू टू विच वी रिपेल अवरसेल्व्स फ्रॉम इट। सीवेज जो होता है वो ऑफेंसिव होता है, मतलब उसमें से बहुत बदबू आती है। ओके, इसलिए हम उसके पास जाना पसंद भी नहीं करते, हम उससे दूर भागते हैं, राइट। इट इज डिस्गस्टिंग टू सी ओपन ड्रेन्स। अब कहीं पे आपको ड्रेन्स ओपन मिलते हैं, ठीक है, जो सीवेज ड्रेन होते हैं वो अगर आपको ओपन मिलते हैं तो वहाँ पे भी बदबू आती है, स्मेल आती है, तो हम क्या होता है, हमको उसको देख के भी अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। वही चीज़ यहाँ लिखी है। This situation is significantly worse during the rainy season, during which the gutters start overflowing, leading to most unhygienic and unsanitary conditions. Okay? अब ये जो सिचुएशन है ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा हमको देखने को मिलता है, तो हमारा काम डिस्गस्टिंग होता है ये। बट अगर यही सिचुएशन बारिश के टाइम पे रहती है तो क्या होता है, ये जो गटर हैं, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, ये ओवरफ्लो करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें पानी भरता जाता है और वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है। ड्यू टू दिस द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड ऑन इट। और इसी के कारण जो मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो इन पर ब्रीड करने लगती हैं, ठीक है, यहाँ पर रहने लगती हैं। ओके, द सीवेज वाटर leads to several problems such as harmful diseases, unhygienic and unsanitary conditions in the locality. अब जो सीवेज वाटर है उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये अनहाइजीनिक होता है। ओके, hence it is necessary that we should be enlightened citizen and adopt the following practices. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या हो, एक्टिव सिटीजन हो। अगर हमें कहीं पे भी दिखता है ओपन ड्रेन्स दिखते हैं, ओके, प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं दिख रहा है जहाँ पे मक्खियाँ मच्छर सब रह रहे हैं, तो हमें एक्टिव सिटीजन होने के नाते कुछ काम करने चाहिए। वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? इन्फॉर्म द म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत टू कवर द ओपन ड्रेन्स। ओके, हमें म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे कंप्लेन करना चाहिए कि भाई ड्रेन खुला हुआ है, इसको बंद कर दो। इफ द सीवेज ऑफ योर नेबरहुड मेक्स योर सराउंडिंग डर्टी, रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट द हेल्थ ऑफ अदर्स। ओके, हमें उनके नोटिस में लाना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में, हमारी लोकेलिटी में क्या है, कुछ सीवेज जो है वो गंदा है, ठीक है, सीवेज तो वैसे ही गंदा होता है, बट वो ओपन है, पानी बाहर आते जा रहा है, वहाँ पे लोग कचरा फेंकते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस में लेकर आना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी के। The government of India has initiated a new mission known as स्वच्छ भारत in the year 2016. Okay, इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, स्वच्छ भारत अभियान। और ये कब स्टार्ट किया था? 2016 में। क्या बताया था इसमें? अंडर दिस मिशन अ लॉट ऑफ ड्राइव सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन वाज स्टार्टेड। इस मिशन में, स्वच्छ भारत अभियान में जो मिशन था वो क्यों था? वो इसलिए था ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों में टॉयलेट्स बनवाएं, ठीक है, सबसे पहला तो रीज़न ये था। और दूसरा क्या था कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम हो। गांव में घर में वॉशरूम बनाना एक टाबू था कि भैया हम वहीं रह रहे हैं, वहीं वॉशरूम बनाएंगे, तो लोग बाहर जाते थे। तो इसके लिए कौन सा अभियान चला? स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे उन लोगों ने लोगों को एजुकेट करा कि भाई अंदर घर में टॉयलेट बनवाओ। ओके, घर में टॉयलेट बनवाओ, जो सैनिटरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करो सीवेज का। ऐसे नहीं कि बाहर जाओ लोटा लेके, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो अनहाइजीनिक है और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। हमने मूवी देखी है ना, टॉयलेट एक प्रेम का था, तो वो उसी बेसिस पे है। ओके, अब हम बात करते हैं हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस की। एन एक्सलेंट वे टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज टू चेक व्हाट इज गोइंग इन आवर ड्रेन, ठीक है।
एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम वेस्ट को और पोल्यूटेंट्स को मिनिमाइज कैसे करें। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी हम ड्रेन में जो भी पानी हम बहा देते हैं, सिंक में बहा देते हैं, उसको हम चेक करें कि हम उसमें क्या बहा रहे हैं। ओके, we will be able to reduce the sewage only if we dispose our waste properly. ओके, हम सीवेज तभी रिड्यूस कर पाएंगे जब हम देख पाएंगे कि हम सीवेज में एक्चुअल में कौन सा वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं। ओके, हमें वेस्ट जो है प्रॉपरली उसके एप्रोप्रिएट प्लेस पे ही डिस्पोज करना चाहिए। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस दैट वी शुड अडॉप्ट। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिसेस दिए हैं, हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस दिए हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर घर में थोड़ा सा तेल वेल बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बहा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। द ऑयल एंड फैट्स विच आर यूज फॉर कुकिंग शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन्स। इसको हमें ड्रेन में नहीं बहाना है। Okay, instead they should be thrown in the dustbin, because if we throw them in the open drain, the fats clog soil pores and reducing its effectiveness in filtering the water. Okay, तो क्या होता है, जो ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, अगर हम उनको ड्रेन में डिस्पोज करते हैं तो वो जाके ड्रेन को क्या करते हैं, क्लॉग कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जम जाते हैं, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे सीवेज वाटर जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। ओके, फ्लो नहीं कर पाता तो सॉइल जो है उनकी जो एफिशिएंट होती है, एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिवनेस होती है, वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, मोर ओवर इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम द वाटर। और ये डिफिकल्ट भी होता है कि हम पानी से ऑयल को सेपरेट कर सकें। As the chemical substances such as insecticides, paint, solvent, motor oil, medicines can kill the microbes in the water that help in its purification, they should not be thrown in the drains. ओके, केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि क्या हो गया, पेंट हो गया, मोटर ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। अब हमने देखा था जब हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, वाटर ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस में, हमने देखा था कि बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। ओके, बट अगर हम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस डालेंगे तो वो बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स जो हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं वाटर को प्योरीफाई करने में, वो बचेंगे नहीं, वो खुद मर जाएंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमें अपने प्रैक्टिस में लानी है। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, cotton, sanitary towels, soft toys should always be thrown in the dustbin, as these waste choke the drains and do not allow the free flow of oxygen. This leads to the hampering of the degradation process. Okay, तो जैसे चाय की पत्ती हो गई, सॉलिड फूड रिमेन्स, हमने जैसे एप्पल का छिलका फेंक दिया, हमने वेजिटेबल पील्स फेंक दिए। ओके, कॉटन हो गया, सैनिटरी टॉवल्स जो आते हैं वो हमने थ्रो कर दिए, टॉयस वगैरह अगर हमने ड्रेन्स पे फेंक दिए, थ्रो कर दिए, डिस्पोज करे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रेन को चोक कर देती हैं। ठीक है, पानी उससे अच्छे से नहीं जा पाता है। आपने घर पे सुना होगा, अरे ये चोक हो गया, ऐसे पानी नहीं जा रहा है, तो इन्हीं सारे रीजंस के कारण होता है। और क्या होता है कि ये जो होता है क्या करते, ऑक्सीजन को फ्लो होने से रोकते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और अच्छे से वो फ्लो भी नहीं कर पाता। और इसके कारण से जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, डिग्रेडेशन प्रोसेस है, उसमें दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं सैनिटेशन की। The health condition of the people related to the disposal of sewage, human excreta and provision of clean drinking water is known as sanitation. Okay? इसमें सैनिटेशन में हम बात करते हैं पीपल की हेल्थ की, लोगों के हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, और इसमें आता है कि हमें प्रॉपर सीवेज कैसे डिस्पोज करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हमें कैसे डिस्पोज करना है, और कैसे हमें ह्यूमंस के लिए सेफ वाटर लेकर आना है। ओके, तो ये बातें हम किस में करते हैं, सैनिटेशन में। Poor sanitation and usage of contaminated drinking water leads to the occurrence of many diseases. अगर sanitation नहीं होगा, proper sanitation नहीं होगा, ओके, और हम contaminated water consume कर रहे हैं, तो इससे हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। Thus, the sanitation system aims to provide a clean environment for us so that we can stay away from the diseases.
ओके इसलिए जो सैनिटेशन सिस्टम होता है वो किस लिए होता है, ताकि हमें एक हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट मिले और क्या हो, हम डिसीज़ों से बचे रहें, हम बीमारियों से बचे रहें। ओके द कॉजेज ऑफ डिसीज, अब हम देखते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं। ठीक है, अगर गंदा पानी पीते हैं तो क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, वो सब हम देखते हैं। इन इंडिया सब्सटैंशियल फ्रैक्शन ऑफ पीपल डेफिकेट इन द ओपन on dry riverbeds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water. Okay, इंडिया में जो लोग हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो वेस्ट है उनका वो कहाँ रिमूव करते हैं, ये डेफिकेट मतलब एक्सक्रीट करना। ओके तो वो कहाँ एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट ऑन ओपन ड्राई रिवर बेड्स। ठीक है, जो नदी सूख जाती है उसको हम ड्राई रिवर बेड्स बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, डेफिकेट करते हैं। डेफिकेट मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना। ओके उसको हम डेफिकेट बोलते हैं। रेलवे ट्रैक्स, जो जहाँ से ट्रेन जाती है, जिस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है, दैट इज़ नोन एज रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स पे जाके क्या करते हैं, डेफिकेट करते हैं। और फिर नियर फील्ड्स, जो आसपास के खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, वहाँ पे जाके ये डेफिकेट करते हैं। ओके और कभी कभी तो ये डायरेक्टली पानी में ही कर देते हैं। ठीक है, पानी में ही डेफिकेट ये करते हैं। This human excreta is a healthy health hazard as it is untreated. This pollutes the water by polluting both the surface water and ground water. अब ये जो human excreta है, feces है, human excreta feces, human क्या बोला चाहिए, undigested waste food जो होता है, जो remove करते हैं, that is excreta. Okay? तो ये क्या है, अगर ये डायरेक्टली ऐसी ओपन में डेफिकेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इससे बीमारियां फैल सकती हैं। ओके क्योंकि ये चीज़ क्या है, अनट्रीटेड है। अब जब ये एक्सक्रीटा वाटर में जाएगा, पानी में जाएगा, तो अब पानी में जाएगा तो वो पानी कोई पिएगा तो उससे क्या होंगी, बीमारियां जो है वो फैलेंगी। और ये जो एक्सक्रीटा है ये क्या होता है, जो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है, जो पानी सरफेस पे प्रेजेंट है, ओके और जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, दोनों को ही क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। क्योंकि एक्सक्रीटा जो है वो कहाँ जाएगा, वो सॉइल में ही अब्जॉर्ब होगा, उसके कारण सॉइल में क्या प्रेजेंट है, मिट्टी में क्या है, पानी है, तो वो क्या करेगा, जो ग्राउंड वाटर है, पानी जो मिट्टी में है, मिट्टी के अंदर है, उसको भी पोल्यूट कर रहा है, और जो सरफेस पे है, ओके जो मिट्टी के ऊपर है, उसको भी ये क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। As the groundwater is a source of water in the wells, tube wells, springs and most of the river, it serves as the most common route for various waterborne diseases such as cholera, typhoid, meningitis, polio, hepatitis and dysentery. Okay? जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, काफ़ी जगह पे तो ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है। अगर हम गांव में देखेंगे तो गांव में क्या कुएं खुदे हुए रहते हैं, कुएं होते हैं, है ना, हैंड पंप होते हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, क्या पुल करते हैं, ये ग्राउंड वाटर को पुल करते हैं। हैंडपम्प जो होता है वो ग्राउंड वाटर को पुल करता है। जो वेल्स है, कुआं है, उसमें भी तो ग्राउंड वाटर ही प्रेजेंट है। ट्यूब वेल्स है, जो बोर वेल्स होते हैं, उसमें भी तो ग्राउंड वाटर ही होता है ना। तो इसके कारण क्या होता है ग्राउंड वाटर में ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण ये अगर कोई भी पानी, ग्राउंड वाटर अगर कोई भी लेता है, पीता है, तो उसको बीमारियां हो सकती हैं। और पानी से फैलने वाली बीमारियां कौन सी होती है, कॉलेरा, जिसमें लूज मोशन होते हैं, डायरिया, लूज मोशन और डायरिया सेम थिंग। ओके टाइफाइड होता है और मेनिंजाइटिस होता है, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सारी बीमारियां होती हैं। ओके चलिए, ये सारी जो बीमारियां ये किससे फैलती हैं, खाने, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ये सारी बीमारियां फैलती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस पे सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या होगा अगर हम नहीं करेंगे तो। देखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री इन विच देयर आर मैसिव पब्लिक गैदरिंग। ओके इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक साथ गैदरिंग होती है, जैसे कि शादी हो गया, अगर कोई फंक्शन हो गया, तो सब में लोग आके क्या करते हैं, गैदर होते हैं। ठीक है, गेट टुगेदर होता रहता है इंडिया में। Also, there are numerous places in our country which are very busy, such as airports, railway station and bus depots, where thousands of people gather daily. और ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं
ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके गैदर होते हैं, जैसे कि जहाँ पे से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, एयरपोर्ट, रेलवे, है ना, बस डिपोट्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गैदर होते हैं. Hence, in these places, a large number of waste is generated and must be disposed of properly, as it may lead to several diseases and epidemics. ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अब यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन होगा, आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ होती है वहाँ पे. ओके अब जितनी भीड़ होगी, जितना बिजी ये सारे प्लेसेस रहेंगी, उतना ही वेस्ट जनरेट होगा. अब क्या है, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है. ओके प्रॉपरली हमें उसको फेंकना है. हम ऐसे ही हर कहीं कचरा नहीं फेंक सकते, डस्टबिन होते हैं, प्रॉपरली हमें वहाँ पे जाके चीज़ों को डिस्पोज करना है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, एपिडेमिक हो सकता है. एपिडेमिक मतलब कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस था जो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था. ओके जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं, ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं. ओके जो जल्दी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रही है, दैट इज एपिडेमिक. Now, even though the government has laid down certain standards, they are not followed strictly. Hence, it is mandatory that all of us should contribute in maintaining sanitation in public places. Okay, government ने कुछ certain standards provide किए हैं, बताए गए हैं कि हमें ये strictly follow करना है. But still, क्या होता है कि हम नहीं follow कर पाते. Okay? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको मैंडेटरीली, इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी कर दिया गया है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है. अगर कोई नहीं सुनता है तो वो क्या कर देते, गवर्नमेंट लॉ बना देते हैं. ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना है, मैं लॉ बना देता हूँ, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. ओके तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. ओके मैंडेटरी कर दिया है लोगों के लिए कि आपको ये फॉलो करना है. सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट वी शुड फॉलो टू मेंटेन सैनिटेशन आर एज फॉलोज. अब क्या प्रैक्टिसेस है जो हमें फॉलो करना चाहिए. ओके ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. अब आपका जो भी कचरा है उसको हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर हमें नहीं फेंकना चाहिए. अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस. अब लोगों की आदत होती है, खड़े हैं तो क्या करते हैं वो, दे स्टार्ट स्पिटिंग, वो थूकने लगते हैं. तो उनको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. क्या, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करना है, डस्टबिन में फेंकना है. और फिर क्या है कि आपको खड़े होकर ऐसे थूकते नहीं रहना है. यू कांट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस, अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक ऑन पब्लिक प्लेसेस. ओके तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. फिर क्या होता है, सेप्टिक टैंक. It is a tank that is often installed under the ground in houses, hospitals, and so on. In this tank, the decomposition of sewage from the places occurs by the action of anaerobic bacteria. एक तरीके का ये होता है क्या, सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक क्या होता है कि ये कुछ घरों में, हॉस्पिटल्स में ये अंडरग्राउंड एक टैंक है जो बनाया गया है. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सीवेज है, जो भी वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, सीवेज है, वो उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है. ओके उसको डिकम्पोज किया जाता है. और कौन डिकम्पोज करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको डिकम्पोजिशन के टाइम पे, जिनको कुछ भी ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट ये जो बैक्टीरिया हैं इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके It is mandatory to practice sanitation, but at the same time, it is also important that these practices are cost effective. Nowadays, on-site sewage is used as an alternative for sewage disposal. This includes septic tank, compost-based toilet, chemical toilets. Okay? अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये लिखा है कि mandatory कर दिया गया है कि हमें sanitation करना ही है, ठीक है, हमें sanitize रखना ही है. mandatory मतलब ज़रूरी कर दिया गया है. But at the same time, it is also that these practices are cost effective. हमें फिर एक ही टाइम पे ये भी देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस, बेनिफिट इससे मिल रहे हैं. ओके नाउअडेज ऑन साइट सीवेज इज यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर सीवेज ऑप्शन. ठीक है, आजकल क्या होता है, ऑन साइट सीवेज यूज होता है. ओके
These include, इसमें क्या होता है, सेप्टिक टैंक होता है, कंपोजिट पिट्स टॉयलेट्स होते हैं, केमिकल टॉयलेट्स इसमें आते हैं. सेप्टिक टैंक अभी हमने देखा था. इट इज मेनली प्रैक्टिस इन द प्लेसेस दैट लैक अ सेंट्रल वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम. ओके, तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, ऑन साइट सीवेज सिस्टम. मतलब क्या होता है, सीवेज सिस्टम अभी हमने देखा था कि वाटर कलेक्ट होके एक प्लांट की तरफ जाता है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पहुंचता है सीवेज. बट ऑन साइट सीवेज मतलब जैसे ही सीवेज निकलता है उसको उसी जगह पे क्या कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, उसी जगह पे डिकम्पोज कर दिया जाता है. तो उसके लिए सेप्टिक टैंक यूज होता है, केमिकल टॉयलेट्स यूज होते हैं, कंपोस्ट पिट्स टॉयलेट्स यूज होते हैं. ओके, और ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे सेंट्रल वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम अवेलेबल नहीं है. ओके, तो ये बेसिकली गांव वगैरह जगह पे होता है, गांव जैसी जगह पे जहाँ पे क्या नहीं है, वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम नहीं है. ओके, टाउन में तो वेस्ट वाटर कलेक्शन सिस्टम होता है, सीवेज सिस्टम बने हुए रहते हैं और वो क्या, ड्रेन्स बने हुए रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर प्लांट में जाके ट्रीट होता है. बट गांव में ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ से सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको उसी जगह पे ट्रीटमेंट दे दिया जाता है. ओके, चलिए. In India, toilet design in which the human excreta is treated with earthworm was being tested. वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट. वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट में क्या होता है कि ऐसा टॉयलेट डिज़ाइन किया गया है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को अर्थवॉर्म से टेस्ट किया गया. ओके, वर्मी प्रोसेसिंग मतलब कि वॉर्म्स को हम यूज़ कर रहे हैं. अर्थवॉर्म क्या एक तरीके का वॉर्म है. ओके, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को किससे डिकम्पोज किया जा रहा है, अर्थवॉर्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं. दिस इज नोन एज वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट. ड्यूरिंग द टेस्टिंग इट इज लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर द सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट. ओके, टेस्टिंग के टाइम पे ये पता चला कि क्या होता है, इसमें वाटर का कम यूज होता है. ठीक है, वाटर का कम यूज होता है. और क्यों कम यूज़ होता है, ताकि ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो प्रोसेसिंग है, जो अर्थवर्म उस पर फीड कर रही है, डिकम्पोज कर रही है, वो अच्छे से हो सके. द फंक्शनिंग वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक. अब इसकी जो फंक्शनिंग है वो भी कैसी मिली, वो देखने को मिली कि बहुत ही सिंपल है और हाइजेनिक है. इन दिस प्रोसेस द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स विच इज़ अ रिसोर्स दैट इज मच नीडेड फॉर द सॉइल. अब क्या होता है कि ये इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो किस में चेंज हो जाता है, वर्मी केक में चेंज हो जाता है. ओके, क्या होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा पे कौन एक्ट करता है, कौन डिकम्पोज करता है, अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वर्मी केक में, और ये वर्मी केक को यूज़ किया जाता है सॉइल में. ठीक है, सॉइल के लिए जो खाद होती है ना, वही उसी के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, चलिए. तो यहाँ पे जो है हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी होता है कंप्लीट. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसी चैप्टर के. तो टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.